तो हमारे इस खास प्रोग्राम में मार्गदर्शन में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब वो देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए वो लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। मार्गदर्शन की इस खास पेशकश में हमारे साथ इछावर से महेंद्र नागर जी मौजूद हैं, जो रैंकर्स विद्यापीठ के डायरेक्टर हैं। उनके साथ मौजूद हैं उनके दो स्टूडेंट्स राज वर्मा और नवीन वर्मा, जो 11th बायो और मैथ्स के स्टूडेंट हैं। आप सभी का स्वागत करती हूं मार्गदर्शन में। तो सबसे पहले महेंद्र नागर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप रैंकर्स विद्यापीठ के चूंकि डायरेक्टर हैं, एक लंबा सफर आपने तय किया होगा, एक बड़ी यात्रा रही होगी आपकी चुनौती से भरी, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करने निकलते हैं, एक कोचिंग क्लासेस रन करते हैं, तो हर तरह के स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं। कहाँ से शुरुआत हुई आपकी इस कोचिंग क्लासेस की? यदि मैं महेंद्र नागर, पहले तो बंसल न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने स्टूडेंट्स के बीच में हमें जाने का अवसर दिया। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि रैंकर्स विद्यापीठ की जो शुरुआत हुई थी वो स्टार्टिंग में पहले सबसे पहले मैं सीहोर में क्लासेस लेता था। फिर सीहोर में क्लासेस लेता हूं तो उसके बाद फिर मैंने जब इछावर तहसील में मैं गया तो इछावर तहसील में एक स्कूल था, उसमें मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा था। और उसके बाद फिर मैंने बच्चों का स्ट्रगल देखा और फिर मैंने देखा कि छोटी जगहों पर टीचर अवेलेबल ही नहीं है। तो फिर मैंने क्या करा कि टीचरों की एक बहुत अच्छी टीम खड़ी करी और टीचरों की टीम बहुत अच्छी खड़ी करी। उसमें मेरे साथ जो मेरे मतलब को डायरेक्टर है वो सुदीप ताम्रकार सर भी है और वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेते हैं। तो उनसे मेरा डिस्कशन हुआ, उनने भी मुझसे बात करी और इस तरीके से हम लोगों ने रैंकर्स विद्यापीठ की शुरुआत करी, ताकि छोटी जगहों पर भी क्या बच्चों को वही एजुकेशन मिल पाए जो वो बड़ी जगह देखते हैं। तो इस कारण हम लोगों ने इछावर क्षेत्र में रैंकर्स विद्यापीठ स्टार्ट करा। बहुत अच्छी बात है कि आपने ये पहल की, ये सोचा और उसे आपने साकार भी किया कोचिंग क्लासेस के रूप में, क्योंकि छोटी जगहों पर निश्चित तौर पर स्टूडेंट्स को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एक अच्छी कोचिंग क्लासेस ढूंढने में, और काफ़ी दूर लंबा सफ़र तय करके फिर उन्हें जाना पड़ता है अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। महेंद्र जी, एक सवाल ये भी है कि आप पिछले कितने सालों से स्टूडेंट्स को इस तरह से गाइड कर रहे हैं, क्योंकि गाइडेंस के लिए एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है, और आजकल के स्टूडेंट्स को अगर हम देखें तो इवोल्यूशन हुआ है स्टूडेंट्स का भी, किस तरह से लोगों का माइंड बदला है, बच्चों के अंदर कैलिबर चेंज हुआ है। तो कैसे, कितने साल हो गए आपको बच्चों का मार्गदर्शन करते? मुझे इस फील्ड में एज अ फिजिक्स एजुकेटर लगभग यदि मैं बात करूं तो मुझे 7 साल हो गए हैं, मतलब 7 साल से ज़्यादा भी हो हैं। यदि मैं पर्सनल बात करूं तो मैंने हमेशा से सीओ डिस्ट्रिक्ट का टॉपर, हर साल सीओ डिस्ट्रिक्ट का टॉपर मेरे पास पढ़ा है। और मैंने बच्चों के बीच में भी एक आदत देखी है, जब से मतलब कोविड हुआ है, कोविड के बाद मैंने देखा है कि बच्चा कहीं ना कहीं ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। मतलब कहीं बच्चा क्या होता है कि स्टार्टिंग में ऑनलाइन पढ़ लेता है, उसके बाद स्ट्रेस में जाता है, उसके बाद फिर बच्चा फिर वापस ऑफलाइन ज्वाइन करता है। तो मेरा कहीं ना कहीं मानना ये है कि मतलब बच्चों को, मतलब मेरा जो अनुभव है उसके अनुसार यदि मैं बताऊं तो बच्चों को क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट इस अनुसार करना चाहिए कि उसको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आए, और जब एग्जाम टाइम पर आए तो एग्जाम टाइम पर वो देखे तो वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले। जैसे अभी क्या होता है कि बच्चा, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है कि बच्चा जैसे 12th बोर्ड है तो 12th बोर्ड पर फोकस करें या जेई पर फोकस करें या नीट पर फोकस करें। तो यदि मैं मेरा पर्सनल व्यू बताऊं आपको तो हम लोग उसका मैनेजमेंट बच्चों को बहुत अच्छे से करके देते हैं कि अब मतलब बच्चों को किस टाइम पर क्या करना चाहिए और बच्चों को किस टाइम पर क्या नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ यदि मैं बात करूं तो हम लोग ऐसे भी मतलब बहुत सारे करियर काउंसलिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। करियर काउंसलिंग प्रोग्राम के बाद बच्चों को हम लोग विजिट पर भी लेके जाते हैं ताकि बच्चे का मूड फ्रेश रहे और वो पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। और एक अच्छी पढ़ाई के लिए मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, खास करके आज के वक्त में जब काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस बच्चों के पास रहते हैं। आपकी कोचिंग में आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन मोड कोविड के टाइम पे बच्चों ने अपनाया पढ़ाई के लिए, लेकिन एज अ स्टूडेंट जब मैंने अपनी पुरानी जर्नी देखी है पहले की, तो मुझे भी लगता था कि फिजिकली अगर आप कहीं प्रेजेंट हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हो सकती है, रैदर देन आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट पर पढ़ाई कर रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं। आपके कोचिंग क्लासेस में टीचिंग का क्या मेथोडोलॉजी रहता है, और आज के डिजिटल एरा में आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है कि आप फिजिकली ऑफलाइन मोड में बच्चों की क्लासेस लें? यदि मैं इसका आंसर करूँ तो अभी क्या है कि अभी जैसे लास्ट कुछ सालों से हम खुद भी देखते आ रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं टीचर को क्या है कि अपनी मतलब एक पहचान बनाने के लिए उसको ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा जी, ठीक है ना, ताकि बच्चों तक वो अपनी रीच पहुंचा सकें। और मैं बच्चों को सबसे पहले ये सजेस्ट करूंगा कि यदि आपके नियर बाय यदि बहुत अच्छी यदि ऑफलाइन चीज़ें अवेलेबल है तो आप पहले ऑफलाइन
चूज़ करिए, देन आफ्टर आप ऑफलाइन जाइए, ऑनलाइन जाइए। और इसके लिए एक चीज़ मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि हमने हमारी कोचिंग को जो खड़ा करा हुआ है वो पूरा डिजिटल क्लासरूम हम लोगों ने बना रखा हुआ है। साथ में डिजिटल क्लासरूम के साथ साथ अभी इस बार हम भी ऑनलाइन एक पहल करने जा रहे हैं, ताकि बच्चा क्या होता है कि हमसे भी कनेक्ट रहे, और जो जैसे आसपास ग्रामीण क्षेत्र का जो बच्चा है वो भी हमसे ज़्यादा जुड़े। और एक और चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मतलब आपके माध्यम से, कि जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा हमसे कनेक्ट होता है, यदि उसको ऑफलाइन में हमारे मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है तो हम मतलब बंसल न्यूज़ की तरफ से या बंसल न्यूज़ के माध्यम से हम ये विश्वास दिलाते हैं हर बच्चे को कि हम ऑफलाइन भी आपको जिस भी मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ेगी हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से अगर सुविधा आपकी कोचिंग क्लासेस में उपलब्ध है कि एक डिजिटल क्लासरूम भी आपने बना रखा है। अब स्टूडेंट्स का रुख करूंगी मैं। सबसे पहले राज, आपके पास आना चाहूंगी। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जरा बताइए किस तरह से आपका इंस्टीट्यूट आपके गोल अचीव करने में मदद कर रहा है, कितना वक्त हो गया आपको इस इंस्टीट्यूट से जुड़े? गुड इवनिंग मैम। पहले तो मैं बताता हूँ आपको ये कि मैं क्लास 10th में ज्वाइन हुआ था विद्यापीठ इंस्टीट्यूट में। तो क्लास 10th में भी मतलब हमारे जो मेहन सर थे हमें फिजिक्स पढ़ाते थे, सुदीप सर मैथ्स पढ़ाते थे, तो हमें बिल्कुल ऐसा फील नहीं हुआ कि वो टफ सब्जेक्ट में। हमें मतलब मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी बहुत इजी वे में समझाए गए, और हमें मतलब कभी भी डिमोटिवेट फील होता तो हमारे टीचर हमें मोटिवेट करते थे। तो भाई इस तरह से हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें मदद करी। बिल्कुल। और नवीन भी हमारे साथ मौजूद है। नवीन, ज़रा आप भी बताइए कि ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा है इन कोचिंग क्लासेस में? जब बच्चे जाते हैं तो निश्चित तौर पर बच्चों की भी अपनी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं अगर किसी कोचिंग में अपना टाइम दे रहा हूं तो मुझे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, सर के साथ मेरा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से समझ पाते हैं एक दूसरे को। कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस? थैंक यू मैम। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हमारी जो रैंकर्स विद्यापीठ की फैकल्टी है वो हमें इजी वे और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती है, जिससे टॉपिक काफ़ी आसान और सरल बन जाता है। तो नवीन, आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद है? आपकी और राज की स्ट्रीम मुझे कंफर्म नहीं है। बायो में कौन है, मैथ्स में कौन है, ज़रा पहले मुझे बताइए। मैं मैथ्स में हूँ। अच्छा, और नवीन बायो में? मैथ्स प्लस बायो में हूँ। ओके। तो कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? वैसे तो बड़ा मुश्किल होता है, मैं भी पीसीएम की स्टूडेंट रही हूँ कि हम बताएं कौन सा फेवरेट है, बट स्टिल कोई ना कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके प्रति हमें ज़्यादा डेडिकेशन हम देखते हैं अपना। मुझे मैथ्स से जाना पसंद है। मैथ ज़्यादा पसंद है। और आज आपको? मैम मेरे को फिजिक्स आना पसंद है। फिजिक्स में जो भी न्यूमेरिकल्स रहते हैं, प्रॉब्लम रहती हैं, जी। तो मैं रियल लाइफ से उसे कनेक्ट कर पाता हूँ। तो मुझे पर्सनली फिजिक्स तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। चलिए, अच्छी बात है, फिजिक्स आपको पसंद है। फिजिक्स एक अच्छा सब्जेक्ट भी है। महेंद्र जी, आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उनका माइंड भी इवोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहा है, बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं। ऐसे कई स्टूडेंट्स आपके इंस्टीट्यूट में भी पहुंचते होंगे जो चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा पढ़ लें और अच्छे एग्जाम हमारे चले जाएं, अच्छे से हम परफॉर्म कर पाएं। ऐसे स्टूडेंट्स को आप कैसे डील करते हैं? मैम, ऐसे स्टूडेंट्स को डील करना, एक आपने जो क्वेश्चन करा वो बहुत कठिन क्वेश्चन है, और यदि मैं उसका आंसर देना चाहूँ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसे स्टूडेंट को हम क्या करते हैं कि मतलब पहले मतलब बिठा के पूरा मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करने के बाद हम उनको हर एक चीज़ बताते हैं कि बेटा मतलब आपका जो टाइम पीरियड है वो इस तरीके से बनाया गया है, और आपका जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है। अब यदि आप एक गॉड गिफ्ट हो तो वो एक अलग बात है, बट यदि आपको जो टाइम दिया गया है और गवर्नमेंट ने जो शेड्यूल आपके लिए फिक्स करा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। यदि आपको लग रहा है कि हमारे सिलेबस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाना है तो हम उनको यही समझाते थे कि हमारे पास क्या क्लास में बहुत 60 बच्चे रहते हैं, तो यदि हमारे पास क्लास में 60 स्टूडेंट है तो हमें सभी को साथ लेके चलना है। बट हालांकि हम उन स्टूडेंटों का उन बातों का भी ध्यान रखते थे कि वो बच्चा डिमोटिवेट नहीं हो, या बच्चा वो ये सोचे नहीं कि सर तो मतलब पूरी क्लासेस के चक्कर में हम लोगों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको कुछ जो भी वो आगे पढ़ रहा है, आगे पढ़ने में उसको जो भी कठिनाइयाँ आ रही है उसको हम अलग से बिठा के मतलब प्रॉपर उसका ध्यान रखा जाता था। बाकी ये है कि हम उसको मेन स्पेशली यही समझाते थे कि आप जो भी आपका सिलेबस है, आप जो भी टाइम पीरियड आपको दिया है आप उसके अकॉर्डिंग आप चलने दीजिए। बाकी हमारा सपोर्ट हमेशा से सभी स्टूडेंटों के साथ रहा है।
बिल्कुल अच्छी बात है, सपोर्ट आपका रहा है। और आज के टाइम में टीचर्स का एक काउंसलर होना भी बेहद जरूरी हो जाता है। वजह यह है कि अपनी अपनी चुनौतियां हैं बच्चों की, घर में भी पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन है, फिर सोसाइटी का एक प्रेशर हमेशा से रहा है, खास करके इंडिया में। अगर हमारे देश की हम बात करें कि फलाने का बच्चा इतना अच्छा कर रहा है, वो यहाँ पर प्लेस हो गया है, उसका जॉब ऐसा है, बच्चों पर एक प्रेशर पड़ता है। ऐसे में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं अगर आप एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़ते हैं, कि टाइम मैनेजमेंट और एक मेंटल स्ट्रेस मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं। तो आज के कॉम्पिटिटिव टाइम में जरा बताइएगा नागर जी कि टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए कितना जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंटों के लिए यदि अपन वर्तमान समय में देखें तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टास्क बना हुआ है स्टूडेंट के लिए, यदि अपन बात करें। क्योंकि स्टूडेंट को इसी में 24 घंटे के अंदर क्या होता है कि पहले बच्चे के हाथ में ये था कि केवल हमें पढ़ना है, उसके बाद हमें खेलने जाना है। तो पहले के टाइम में सबसे बड़ा फायदा ये था कि बच्चा क्या होता है कि पढ़ता था तो उसका टाइम मैनेजमेंट पढ़ने में हो जाता था, और जब वो खेलने जाता था तो उसका मेंटल हेल्थ वैसे ऑलरेडी बहुत अच्छा रहता था, क्योंकि वो फिजिकल चीजों से अटैच रहता था। बट अभी मैं वर्तमान में देखूँ तो वर्तमान में ये चीज सामने निकल के आती है कि बच्चा क्या होता है कि जितना टाइम पढ़ने में लगा रहा है उतना टाइम तो मोबाइल यूज करने में लगा रहा है। ठीक है ना, मतलब उसका जो फिजिकल गेम खेलने वाला टाइम है वो उसका फ्री फायर में जा रहा है, किसी बच्चे का वो टाइम पबजी में जा रहा है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि यदि अपन वर्तमान स्थिति में देखें तो टाइम मैनेजमेंट जो आपने मैम क्वेश्चन पूछा है मुझसे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। तो मेरा ही तरफ से तो मैं यही मानूंगा कि स्टूडेंट्स यदि आप पढ़ाई के बाद आप कम से कम 2 घंटे का समय आप ऐसे निकालिए कि आप आपके दोस्तों के साथ फिजिकल गेम खेल सकें। ऐसा नहीं कि आप कहीं बैठ के फ्री फायर खेल रहे हैं या कहीं बैठ के आप पबजी खेल रहे हैं, आप मोबाइल की दुनिया से दूर रहे हैं। यदि आप मोबाइल की दुनिया से दूर रहते हैं और आप फिजिकली अपने दोस्तों के साथ गेम खेलते हैं, तो मैं आपको सभी बच्चों को बंसल न्यूज़ के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आपका मेंटल भी आप बहुत सही रहेंगे, और उसके बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके माइंड में कुछ चल भी रहा है तो वो ओवरलैप नहीं होगा। अभी वर्तमान स्थिति में ये चीज़ चल रहा है कि बच्चे के साथ कुछ भी हुआ, बच्चे से किसी टीचर ने कुछ बोल दिया या उसके दोस्तों में से किसी ने कुछ बोल दिया, तो बच्चा क्या चीज़ों को ओवरलैप बहुत जल्दी करता है, और ओवरलैप करने के कारण क्या होता है कि वो सही तरीके से चीज़ों को सोच नहीं पाता और फिर वो मोबाइल की दुनिया में रह जाता है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चा, मैं तो ये मानता हूँ कि बच्चों को जैसे रील स्क्रॉल करना है या ये चीज़ करना है तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि आप रील स्क्रॉल करोगे और यदि आप कोई 15 सेकंड का कोई रील देख रहे हो तो सिंपल सी बात है, जब आप देखिए 15 सेकंड का रहे हो तो आपकी मेमोरी वैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी बनना है। ठीक है ना, और यदि आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी बनना है तो मैं तो एज अ डायरेक्टर और एज अ फिजिक्स टीचर हमेशा से बच्चों से पिछले 10 सालों से यही बोलता आया हूँ कि यदि आपको एटलीस्ट यदि मोबाइल यूज भी करना तो आप 15 या 20 मिनट्स का पूरा एक वीडियो देख लीजिए, रील देखने की वजह, तो आप क्या आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी थोड़ी सी बनी रहेगी। उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट में ये बताना चाहूँगा कि बच्चों को क्या होता है कि बच्चा घर पे बोलता है कि हम लेट नाइट पढ़ते हैं इसलिए मॉर्निंग में उठ नहीं पाते हैं। तो मेरा तो कहीं ना कहीं मानना था, और जो सभी लोग जो पहले से बताते आ रहे हैं, बहुत सारे जो विद्वान रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, इनका भी मानना ये है कि मॉर्निंग में बच्चे को उठ के पढ़ना चाहिए। उठ के पढ़ने के साथ साथ उसको बढ़िया एक्सरसाइज करना चाहिए। जब वो एक्सरसाइज करेगा तो वो मेंटल बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना, और मैंने खुद ने देखा है, और उसका खाने का, आज के बच्चे में सबसे बड़ी दिक्कत है खाने की, वो खाने का ध्यान नहीं रख पाता है अपना। ठीक है, तो मेरा कहीं ना कहीं मानना ये है कि उसका खाने का रूटीन भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुमने एकदम बहुत ज़्यादा खा लिया है, ठीक है ना, तो तुम लोगों को क्लास में आलस आने लगा। आपका जो रूटीन है वो पूरा का पूरा डिवाइड होना चाहिए। यदि आपका रूटीन पूरा का पूरा डिवाइडेड रहेगा तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होगा, और क्लास के बाद हम लोग क्लासेस में भी बताते हैं कि टाइम किस तरीके से मैनेज करना है, क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल सही बात आपने कही, और एक कोरिलेशन हम देखते हैं फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और डाइट। एक स्टूडेंट लाइफ में इसका डिसिप्लिन होना बेहद जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटीज, आपने बहुत अच्छी बात कही है, हैप्पी हार्मोन सिक्रीट करते हैं। आप बाहर निकलेंगे, थोड़ा माहौल बदलेगा तो निश्चित तौर पर जब आप लौटेंगे अपनी बुक्स की तरफ तो आपका ध्यान ज्यादा लगेगा पढ़ाई में। नवीन और राज चूंकि सुन रहे होंगे, और आजकल स्टूडेंट्स को वैसे भी इस बात पर जज किया जाता है कि आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, तो ऐसे में आप कैसे सोशल मीडिया और स्टडीज को बैलेंस कर रहे हैं? पहले नवीन जरा आप बताइए। मैं अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करके चलता हूँ, जिसमें मैं हर सब्जेक्ट को जितना टाइम देना होता है उतना डिसाइड करके रखता हूँ, और पढ़ाई के वक्त अपना मोबाइल मैं अपने पास नहीं रखता, जिससे मेरे को डिस्ट्रैक्शन कम होता है। और डिस्ट्रैक्शन कम करने के लिए मैं सुबह एक्सरसाइज और क्रिकेट भी खेलता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो क्रिकेट में आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है फिर? किसे आप फॉलो करते हैं? क्योंकि स्टडीज भी जरूरी है और स्पोर्ट्स भी जरूरी है। मैं विराट कोहली का फैन हूँ।
वाह क्या बात है, कोहली की फैन तो मैं भी हूँ। चलिए ये हमारा एक कॉमन लाइकिंग निकला है। राज आप बताइए आपको क्या पसंद है? मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स तो क्रिकेट है एंड फेवरेट प्लेयर MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी मैम। जी जी। और बाकी कैसे मैनेज करते हैं सोशल मीडिया और स्टडीज, क्योंकि इसे हम डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं, मे बी आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव रहते हैं वो रील्स, तो कैसे बैलेंस करते हैं आप पढ़ाई के साथ सोशल मीडिया पर अपने टाइम को? मैं अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ कि पढ़ाई करते टाइम अपने फ़ोन जितना दूर रख सकूँ उतना रखूँ। बाकी आज के टाइम पे बहुत कुछ पढ़ने का फ़ोन पे अवेलेबल रहता है, तो नोटिफिकेशन पहले सोशल मीडिया के ऑफ करके रखता हूँ ताकि डिस्ट्रक्शन ना हो, वो फालतू की चीज़ें ना देखूँ, जैसे रील्स हो गई, शॉर्ट्स हो गए यूट्यूब पर। तो पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई। चलिए अच्छी बात है अगर आप इस बात को फॉलो करते हैं कि पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई। महेंद्र जी एक सवाल ये भी है कि एक्सपेक्टेशंस, जैसा मैंने कहा था, प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस और आजकल बच्चों की खुद से एक्सपेक्टेशंस। मैं देखती हूँ कि बहुत ही कम एज के बच्चे सीधा जॉब को ड्रीम करते हैं कि इतना पैसे कमाएंगे। आजकल मनी मैटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट, लोग ऐसा आप देखते हैं सोशल मीडिया पर भी मोटिवेशनल जो स्पीकर्स हैं वो इस बार जोर देते हैं कि यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। ऐसे में बच्चे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस खुद से भी कर बैठ जाते हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स के एग्जाम्स चल रहे हैं, वो एक प्रेशर में रहते हैं कि अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा जॉब मिलेगा, फिर अच्छा पैसा मिलेगा। मेरा तो कहीं ना कहीं मानना रहता है कि बच्चों को क्या है कि उसके समय के साथ जो चल रहा है ना, पहले उस चीज को खत्म करना चाहिए। यदि वो फ्यूचर को लेके ज्यादा चिंतित होगा तो वो अपना प्रेजेंट खराब कर लेगा। क्योंकि मतलब हम जिस रिलीजियस से बिलोंग करते हैं उसमें भी सीधे सीधे ये लिखा हुआ है कि मतलब गीता भी यही बताता है कि आपको अपने कर्म को निरंतर ध्यान में रखना है। यदि आप कर्म करते रहोगे तो आप फल की ज्यादा चिंता नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अब यदि आपका कर्म अच्छा रहेगा, यदि आपका प्रेजेंट अच्छा है, आपका वर्तमान अच्छा है, तो आपका भविष्य ऑलरेडी अच्छा ही रहना है। तो मेरा हमेशा से बच्चों से मानना है, 12th वाले बच्चों से को भी मैं हमेशा से ये चीज़ समझाता हूँ कि आप कंप्लीटली फोकस ऑन योर बोर्ड एग्जाम। ठीक, मैं उनसे हमेशा से ये बोलता आता हूँ कि आप कंप्लीटली आपके बोर्ड एग्जाम पर फोकस करिए। अभी आपका क्या गोल है, आपका क्या ड्रीम है, आप उसको रखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको मत रखिए, बट आप यदि उसको लेके आप बहुत सारे सपने देख रहे हो या आप कोई वीडियो देख रहे हो, वीडियो देख के आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हो, तो मैं बच्चों को क्या होता है कि दोनों चीज़ों में बैलेंस करके रखता हूँ। मैं बच्चों से ये बोलता हूँ कि यदि कोई बच्चा डिमोटिवेट हो रहा है तो मैं उसको समझाता भी हूँ कि तुम उन लोगों को देखो कि जो लोग तुमसे बेहतर कर रहे हैं, ठीक है ना, या तो उनको देख के आप बढ़िया अच्छे रहो। और उसके बाद जो लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है, मैं उनके लिए भी बोलता हूँ क्या आप ज़्यादा मोटिवेट नहीं हो सकते। यदि आप ज़्यादा मोटिवेट हो गए तो आप क्या चीज़ों को बहुत अच्छे से कर ही नहीं पाओगे। तो कम से कम दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए मतलब आपसे बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। और जैसे आपने मैम अभी क्वेश्चन करा, ये आपका क्वेश्चन सही है कि बच्चा क्या होता है कि चीज़ देखता है तो उसकी तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। अभी जैसे लास्ट ईयर में आप लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी 12th फेल एक मूवी आई थी। तो उसमें बच्चे को ये लगता है कि यार मतलब बच्चा 12th फेल है तब भी तो IPS बन रहा है, बट ये है कि वो ये नहीं देख रहा है कि ऐसा भी तो है वो 140 करोड़ में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। और दूसरे आप भी हो सकते हो, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि नहीं हो सकते हो, बट ये है कि आप उसको देख के आप सोचो कि हम 12th फेल हो जाएं, उसके बाद हम फिर वापस करें और हम ये चीज़ करें, तो ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो मेरा मानना ये है कि जो आप देखते हो, मतलब जैसे अभी मैंने एक वर्ड आप लोगों को बताया था, एक रियल और रील में फर्क होता है। बिल्कुल सही बात। रियल जो होता है वो वास्तविक होता है, जो होने वाला होता है, और रील जो होता है वो आप देखते हो कुछ समय बाद खत्म हो जाती हैं और वो आपकी मेमोरी में भी नहीं रहती हैं। तो मैं तो लास्ट में यही आपके द्वारा मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चों को अपने भविष्य की चिंता ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और अभी वर्तमान स्थिति में तो अपने भविष्य की चिंता ज़्यादा करनी नहीं चाहिए, उसको अपना वर्तमान अच्छा करना चाहिए। यदि उसका वर्तमान यदि अच्छा होगा तो मैं खुद बोल रहा हूँ कि उसका भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने कही है राज और नवीन, आपके लिए बहुत अच्छी बात आपके सर कह रहे हैं कि आप प्रेजेंट पे रहिए, प्रेजेंट में अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है फ्यूचर के प्लान्स हमें इतना परेशान कर देते हैं कि हम अपना प्रेजेंट ही गवा देते हैं। शायद जो परफॉर्मेंस हम दे सकते हैं बिना किसी स्ट्रेस के, हम उस स्ट्रेस में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, फिर आप आज भी खराब करते हैं और अपना कल भी। एक्सपेक्टेशंस तो वैसे भी सोसाइटी के, पेरेंट्स के, आपके खुद के, टीचर्स के आपके ऊपर रहते हैं, आपके ऊपर एक प्रेशर भी बनता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोटिवेट किया जाता है, काउंसलिंग होती है, तो कहा जाता है कि आप एक पैटर्न पर काम करिए, पढ़ाई को लेकर, रिवीजन को लेकर एक सिस्टमैटिक मैनेजमेंट के लिए आप एक टाइम टेबल सेट करिए कि पर्सनल टाइम भी आपका उसमें किल ना हो। तो राज पहले आप मुझे बताइए कि रिविजन्स, पर्सनल टाइम, पढ़ाई, सोशल मीडिया कैसे मैनेज कर रहे हैं? आपने भी कोई टाइम टेबल बना रखा है जैसा
जैसा मोस्टली स्टूडेंट्स बनाते हैं? जी मैम, फॉर द पर्पज ऑफ टाइम मैनेजमेंट मैंने अपना खुद का एक टाइम टेबल बना के रखा हुआ है और मैं कोशिश करता हूँ उसमें कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दे सकूँ। जैसे कि पढ़ाई के बीच में थोड़ी रेस्ट लेना, नींद भी अच्छे से पूरी करना, और जिसकी अदर एक्टिविटीज़ हो गई। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर दिन में टाइम निकाल पाऊँ, शाम के टाइम दोस्तों के ग्राउंड पर जा पाऊँ और कुछ फिजिकल एक्टिविटी करूँ, ताकि उससे मेरी हेल्थ भी सही रहे। और पढ़ाई का मैम, पढ़ाई पर डे 2-3 आवर्स, जिसके अभी मैं 11th में हूँ, तो मेरे को लगता है कि इतना टाइम बहुत है। चलिए, अच्छी बात है। और बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर आप अपीयर होंगे 12th में, अब आप आ ही जाएंगे इस नेक्स्ट सेशन से, तो मुझे लगता है कि मेरे टीचर्स मुझे स्पेसिफिकली ये चीज़ कहते थे कि आप 11th में अगर अच्छी तैयारी करते हैं तो 12th उसके आगे का एडवांस्ड स्टेज है। यानी अगर आपने 11th के सारे कंसेप्ट क्लियर रखे हैं तो 12th में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सेम यही कहा जाता है 9th और 10th क्लास के लिए। तो किस तरह से अब आप मैनेजमेंट करते हैं, ज़रा नवीन आप भी बताइएगा मुझे, कैसे आप संभाल रहे हैं, कैसे आपने टाइम टेबल बना रखा है कि मैं रिवीजन को भी टाइम दूं, पर्सनल टाइम भी किल ना हो, पढ़ाई भी अच्छे से हो जाए और एग्जाम भी अच्छे से? मैंने अपने टाइम टेबल में रिवीजन के लिए मैं प्रेफर करता हूँ कि शॉर्ट नोट से रिवीजन करता हूँ, और रिवीजन ख़त्म होने के बाद उन्हें एक बार रिपीट भी कर लेता हूँ जब टाइम मिलता है। और शाम को मैं क्रिकेट खेलने पे जाता हूँ, जिससे मेरा माइंड फ्रेश रहता है। चलिए, अच्छी बात है कि आपको पता है कि क्या चीज़ें आपको अपने टाइम टेबल में इंक्लूड करनी, जिससे आप फ्रेशली अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकें बिना किसी परेशानी या टेंशन के। महेंद्र जी, आप टेक्निकल एजुकेशन को किस नज़रिए से देखते हैं, और आज के सिनेरियो में, करंट सिनेरियो को अगर हम देखें तो इसका कितना रिलेवेंस आपको दिखता है? टेक्निकल एजुकेशन को मैं इस तरीके से देखता हूँ, यदि टेक्निकल एजुकेशन यदि बच्चा बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा है, ठीक है ना, मतलब यदि उसका मिस यूज़ नहीं कर रहा है और उसको अच्छे से यूज़ कर रहा है, तो टेक्निकल एजुकेशन में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। जैसे हम हमारे टाइम की बात करें, जब हम लोग 12th क्लास में थे, तो हम इस चीज़ को देखते थे कि 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स है, पहले जैसे हम खुद ही देखते थे, हमें यदि टीचर ने कुछ काम दिया है तो हमें बहुत सारी बुक देखना पड़ती थी, तब जाके हमें वो चीज़ मिलती थी। बट ये है कि उसके अपने खुद के एक अलग फ़ायदे थे कि मतलब जैसे हमें कोई टॉपिक देखना है तो उस टॉपिक को हम देखते थे, तो हम मतलब पूरी बुक देखते थे। और उस टॉपिक को देखने में सबसे बड़ा बेनिफिट हम लोगों को ये रहता था कि जब हम पूरी बुक देखते थे तो उसकी हेल्प से हम दूसरे टॉपिक भी पढ़ लेते थे। ये मतलब टेक्निकल एजुकेशन जब नहीं आया था उसका ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज था। बट टेक्निकल एजुकेशन हो, जैसे अभी आप जानते हो कि मतलब कुछ टाइम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, तो AI ने मतलब क्या होता है कि बच्चों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है AI। और AI का यदि बच्चा बहुत अच्छे से यूज कर रहा है तो मेरा कहीं ना कहीं मानना ये है कि उसका टाइम बहुत ज्यादा बचता है। और यदि उसको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो वो उस टॉपिक का आंसर AI के माध्यम से या ChatGPT के माध्यम से बहुत आसानी से निकाल लेता है। बिल्कुल सही बात। तो मेरा कहीं ना कहीं मानना ये है, बट ये है कि यदि अपन सब देखें तो सबके अपने अपने एक अलग अलग बेनिफिट हैं। तो मेरा कहीं ना कहीं मानना ये है कि अभी अपन कोई किसी को बेस्ट नहीं बोल सकते कि मतलब टेक्निकल एजुकेशन ही बहुत ज़्यादा बेस्ट है, या हम ये भी नहीं बोल सकते कि मतलब पुराने टाइम पे जो बुक से चल रहा था वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मतलब यदि देखा जाए तो स्टूडेंटों के लिए दोनों चीज़ ही प्रेफर करना चाहिए, स्टूडेंटों को दोनों चीज़ों पर कंसंट्रेट करके पढ़ना चाहिए। मतलब उसको बुक को भी उतना ही टाइम देना चाहिए जितना वो टेक्निकल टाइम दे रहा है, मेरा कहीं ना कहीं मानना है। बिल्कुल, मतलब ओल्ड पैटर्न के साथ अगर आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, और ऐसे में अगर आप ओल्ड पैटर्न से भी पढ़ाई करते हैं तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि आप पिछड़ जाएंगे आज के समय में, लेकिन टेक्नोलॉजी का अगर आप साथ ले लेते हैं तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है सबसे ज्यादा टाइम सेविंग हो जाती है स्टूडेंट लाइफ में टेक्नोलॉजी का। अगर हम देखा जाए रोल, अगर उसको देखें तो एजुकेशन सेक्टर में, अब महेंद्र जी जरा बताइएगा बंसल ग्रुप के कॉन्ट्रीब्यूशन को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लगातार कॉलेजेस में टेक्नोलॉजी के माध्यम से नवाचार भी बंसल ग्रुप कर रहा है। मैं पहले तो बंसल न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बंसल न्यूज़ में मैं क्या जो सैलेंसर है उनसे काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ जी, ठीक है ना, मतलब पिछले 7 सालों से लगभग मैं सैलेंसर से जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद हमने सीओर में भी एक पहल करी थी जिसमें हमने कोटा की फ्रेंचाइजी लेके आए थे हम, बट हम कुछ कारणों के कारण उसे हम लोगों को बंद करना पड़ा, और उस पर भी हम लोगों का मतलब सर ने प्रोग्राम करवाया था टोटल। तो मैं, और ऐसे भी जैसे जो बंसल ग्रुप है, जैसे यदि हम बंसल कॉलेज की बात करें तो बंसल कॉलेज एरिया अभी वर्तमान स्थिति में देखें तो इंजीनियरिंग में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन भोपाल जी, मतलब भोपाल में सबसे अच्छा कॉलेज बंसल कॉलेज ही मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके बहुत कारण हैं। एक तो बच्चों से क्या, बहुत बंसल कॉलेज बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहता है,
ठीक है ना, अदर कॉलेजेस के कंपेयर में। यहाँ पर हम अदर कॉलेजेस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहे हैं, बट ये है कि बंसल कॉलेज का मैं स्पेशली यदि बताऊँ तो बच्चों के साथ बहुत फ्रेंक रहते हैं। और जैसे हमारे माध्यम से कोई बच्चा आता है और हम भी यदि टीचर से बोलते हैं कि सर बच्चों को ये प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही है, तो बंसल कॉलेज में जो भी टीचर है उनको मतलब फर्स्टली मतलब ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर करते रहते हैं बातों को, मतलब फर्स्टली उसको मतलब ध्यान देते हैं और बच्चों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं। तो मैं बंसल कॉलेज का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ इन चीज़ों में। और अभी बंसल कॉलेज में मतलब हमारी कोचिंग की तरफ से और हमारे स्कूल की तरफ से हर बार ट्रिप होती है, मतलब बंसल कॉलेज की, जिसमें बच्चों को अच्छे से मोटिवेट कराया जाता है बच्चों को। और उसके बाद सर भी हमारे यहाँ पर आते हैं, उसके बाद पीपीटी के इनके माध्यम से बच्चों को आने वाली चीज़ बताते हैं। मैंने बंसल कॉलेज के अंदर सबसे अच्छी चीज़ देखी कि जब सर हमारे यहाँ पहुँचते हैं जी, तो बच्चों से ये नहीं बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए। जैसे अभी सर जब हमारे यहाँ पहुंचे तो उन्होंने पूरा एआई के बारे में बताया बच्चों को। ये मुझे उनमें सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि मतलब केवल वो नहीं करते हैं कि बस केवल फॉर्मेलिटी कर दी, फॉर्म भरवा दिया, काम हो गया, मतलब ऐसी चीज़ें बंसल कॉलेज नहीं करता। इसके लिए मैं बंसल कॉलेज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और चलिए, और आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं महेंद्र जी, जिस तरह से, क्योंकि स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है और आज के समय में तो एक बहुत बड़ा टास्क भी है, क्योंकि स्टूडेंट्स के भी अपने अपने माइंडसेट हैं। और ऐसे में बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप दोनों स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। और इसी के साथ हम अपने खास प्रोग्राम मार्गदर्शन को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आज की चर्चा आपके करियर और एजुकेशन को लेकर एक नया डायरेक्शन जरूर देगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।